मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्थित मिंटो हॉल में आयोजित राज्य स्तरीय वर्चुअल कार्यक्रम में प्रदेश के 1851 सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्यमों का प्रदेश व्यापी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उत्कृष्ट MSME इकाइयों में साई कूलर इंडस्ट्रीज, राजभवन कॉम्प, उत्तर करौंदिया, मेर्स अजर ट्रेडर्स एंड फर्नीचर इंडस्ट्रीज, भदौरा में संगम टेंट इंडस्ट्रीज, मधुरी एवं कमल इंडस्ट्रीज, ग्राम परासी पोस्ट टिकरी जिला सीधी तथा स्टार्टअप उद्यमियों को सम्मानित किया और जिलों के उद्यमियों से संवाद भी किया। संजय गांधी स्मृति महाविद्यालय के अटल ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में सांसद रीति पाठक एवं कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी द्वारा जिले की 4 नवीन MSME इकाइयों का शुभारंभ किया गया तथा मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखा। सांसद श्रीमती पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश तथा देश आत्मनिर्भरता की ओर सशक्त कदम बढ़ा रहा है। प्रदेश के सभी जिलों में युवाओं को प्रोत्साहित कर उद्यमों की स्थापना की जा रही है। ये युवा न केवल स्वयं आत्मनिर्भर होंगे बल्कि क्षेत्र के अन्य लोगों को भी रोजगार मिलेगा तथा क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा भी मिलेगा। कलेक्टर ने बताया कि जिले में एक जिला एक उत्पाद योजना अंतर्गत कोदो, कुटकी तथा दरी कालीन को चुना गया है। इन दोनों उत्पादों को देश स्तर तक प्रसिद्धि के लिए कार्य योजना तैयार कर प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इन प्रोडक्ट की गुणवत्ता की सुधार एवं ब्रांडिंग की दिशा में कार्य किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने एक विज्ञप्ति जारी करके कहा है कि शिवराज सिंह सरकार ने ऑक्सीजन का इंतजाम न कर कोरोना मरीजों की श्वास नली से प्राणवायु छीन ली है। ऑक्सीजन के अभाव में सभी अकाल मृत्यु के शिकार हो रहे हैं। शिवराज सिंह वास्तविकता से परे जाकर जनता के साथ अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं। क्या यही आपका स्वास्थ्य आग्रह है? मेरी समझ में तो यह मिथ्याग्रह है जो झूठ की बुनियाद पर खड़ा है। गांधी जी के सत्याग्रह से आप कोसों दूर हैं, उसे कभी नहीं पा सकते। अजय सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में आपने 15 सालों के अनुभवों से सीखने की आदत शिवराज सिंह अभी तक नहीं डाल पाए। पिछले साल भी इसी तरह ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। इसी तरह की बद इंतजामी के चलते लोग मर रहे थे। इन अनुभवों से सीख कर सरकार को पहले से ही ऑक्सीजन की उपलब्धता पर निगरानी रखनी थी। क्या इस 1 साल के दौरान मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश नहीं की गई? क्या मुख्यमंत्री ने इस बात की पड़ताल करी कि गुजरात से मिलने वाली लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई अचानक क्यों रोक दी गई? इसे शुरू करने के लिए उन्हें तत्काल गुजरात के मुख्यमंत्री और PM मोदी से बात करनी चाहिए। फिलहाल उद्योगों को ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी तरह स्थगित रखना चाहिए। अजय सिंह ने कहा कि जब कोरोना खत्म ही नहीं हुआ है तो संविदा पर रखे गए सैकड़ों स्वास्थ्य कर्मियों को क्यों हटा दिया गया? इस कारण आज जांच केंद्रों पर अफरा तफरी मची हुई है। सरकार को तत्काल स्वास्थ्य कर्मियों को वापस बुलाना चाहिए और कोरोना की जांच की गति 2 गुनी करना चाहिए। अजय सिंह ने कहा कि जब स्कूल कॉलेज 15 अप्रैल तक बंद है तो कॉलेजों में शिक्षकों को क्यों बुलाया जा रहा है? नाइट कर्फ्यू का भी कोई अर्थ नहीं है क्योंकि नाइट में तो 95% जनता घर में रहती है। इसका समय रात 9 बजे के स्थान पर शाम 5-6 बजे से शुरू होना चाहिए। श्री सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार में दूरदृष्टि की कमी है। परिस्थितियों का आकलन कर भविष्य की रणनीति बनाने में वह पूरी तरह अक्षम है। शिवराज सिंह के सर्कस मंत्रिमंडल में उनकी भूमिका एक जोकर से ज्यादा नहीं रह गई है। जनता के सामने नई नई नौटंकी रोज करते रहे, गंभीरता नाम की चीज नहीं है। सीधी जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव को लेकर लड़ाई रोचक होती जा रही है। पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता संघ और निवर्तमान अध्यक्ष अधिवक्ता संघ के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। 7 अप्रैल को जिला अधिवक्ता संघ सीधी के पूर्व अध्यक्ष मुनींद्र द्विवेदी ने अपने अधिवक्ता कक्ष में पत्रकार वार्ता बुलाई। इस दौरान उन्होंने निवर्तमान अध्यक्ष द्वारा उनके ऊपर लगाए जा रहे आरोपों पर अपनी सफाई दी और कहा कि उन पर लगाए जा रहे सारे आरोप बेबुनियाद हैं। इसके साथ ही पूर्व अध्यक्ष मुनींद्र द्विवेदी ने निवर्तमान अध्यक्ष बृजेंद्र सिंह के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए थे। 8 अप्रैल को जिसके जवाब में निवर्तमान अधिवक्ता संघ अध्यक्ष बृजेंद्र सिंह ने अपने अधिवक्ता कक्ष में जवाबी पत्रकार वार्ता बुलाई और उन्होंने अपने 3 साल की उपलब्धियों को गिनाते हुए पूर्व अध्यक्ष मुनींद्र द्विवेदी के द्वारा लगाए गए आरोपों का तीखा जवाब दिया और उनकी कमियों को गिनाया और संघ के पैसे बिना हिसाब किताब के डकार लिए जाने के भी आरोप लगाए। वर्तमान अध्यक्ष ने आपके ऊपर बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि आपने जो ये चेंबर बनवाए हैं इसमें आपने ठेकेदार से साठ गांठ करके करीब 60-65 हज़ार के ठेकेदार से चेंबर बनवाए और लोगों को 1,80,80 हज़ार रुपये में चेंबर बेचे हैं और बहुत बड़ा भ्रष्टाचार आपने किया है। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? पहले तो आप इस कार्यकाल की खूबियों को देख लीजिए, खूबसूरत नज़ारे देखिए। ये कार्यकाल ये उससे बना है, ये आंदोलन से,
वकील और पुलिस के बनाए, उसको सफलतापूर्वक आंदोलन को चलाया। 8 दिन पूरी कोर्टें जिले की बंद रही, 10 दिन बंद रहना मामूली बात नहीं है। फिर उसको जांच के परिणाम तक ले आया, सिंडे को दोषी पाया गया और पुलिसकर्मियों को दोषी पाया गया, वकीलों के साथ किया। फिर इसके बाद जो कार्यक्रम हुए, बहुत अच्छे जो भी कार्यक्रम हुए हैं। जहाँ तक बात अधिवक्ताओं के हित के कल्याण के लिए है, इस कार्यकाल में प्रत्येक अधिवक्ता जो प्रैक्टिसिंग है उसकी निधन पर 10,000 रुपये तुरंत उसकी अर्थी उठने से पहले उसके घर में पहुंच जाएं। ये मेरी सोच रही, मेरी कार्यकारिणी की सोच रही, ये व्यवस्था की है। कोई गंभीर रूप से घायल हो गया है तो उसको 10,000 रुपये तुरंत देने की व्यवस्था बनाई। यद्यपि ये राशि बहुत कम है, अभी आगे चल के इसके लिए एक खाता बनाया गया और उस खाते में आपात खाता नाम दिया गया है। उस खाते में इस जो चेंबर बन रहे हैं 5-5 हज़ार रुपये पंजीयन शुल्क उसमें डाइवर्ट कर दिया गया। 16 पंचे 80,000 रुपये जमा भी हो गए। अब 16 पंचे 80 ये जमा हो गए और अधिवक्ता संघ में जो वर्तमान स्थिति है वो 3-3.5 लाख रुपए बचे हुए हैं और इसका ट्रांजैक्शन बहुत लंबा हुआ है। और लंबा इसलिए हुआ है कि किताबें आई हैं, पूरी लाइब्रेरी सुदृढ़ हुई है, AIR सुदृढ़ हुआ, पूरा 20 दिसंबर तक हो गया। तो आप जाइए ना वहाँ हाल में जाइए, वहाँ की बिजली की व्यवस्था देख लीजिए, सब उखाड़ के नई 2.5-3 लाख रुपए लगा के सब वो कर दिया, जनसहयोग से किया। माइक सिस्टम जनसहयोग से किया। तो ये बहुत सारी ऐसी बात हुई है जो दिन रात मेहनत करके 2 बजे रात को भी किसी अधिवक्ता की जरूरत पड़ी है तो अधिवक्ता संघ का नेतृत्व मौजूद रहा है, उनको सार्थक संबल दिया है। अब विरोध की बात आपने कही कि कुछ विरोध है, तो पूर्ववर्ती अध्यक्ष जी का मैं यद्यपि ऐसे समय पे नाम नहीं लेता हूँ, पर दुर्भाग्य से मैं बहुत दुखी हूँ कि जिस दिनांक को उनको यहाँ से आदेश हुआ कि ये इनको यहाँ चुनाव लड़ने के लिए इजाज़त मिल जाएगी, उस दिनांक को वो अपने चैम्बर के सामने पटाखे बम फुड़वा रहे थे। उनको इतनी भी हमदर्दी नहीं थी कि हमारे वीर सपूत उसी दिन मर रहे थे, उसी समय मर रहे थे। पीड़ा नहीं है, संवेदना नहीं है, बड़ी शर्म की आती है। आरोप लगाना ठीक काम है। आप ये बताइए, उन पे मैं आप पूछता हूँ, उन्होंने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को यह लिखा था कि ये चैम्बर घटिया निर्माण हो रहे हैं, इनको रोक दिया जाए। हाई कोर्ट ने अपनी मॉनिटरिंग कमेटी बनाई, जांच दल बनाया और उस जांच दल में पहले 1,25,000 रुपए में ये चैम्बर बनने थे, पर उसके वजह से एक पिलर बनाई गई अलग से, एक छत बनाई गई, छत के ऊपर फिर एक छत और बढ़ा दिएगा तो उसकी कीमत बढ़ गई, तो उसमें 1,40,000 रुपये आया। आप यदि स्क्वायर फीट में जानते हो, यदि सामान्य बाजार की दर जानते हो, तो मैं बता देता हूँ 11 बाई 22 का है, 220 स्क्वायर फीट हुआ। 220 स्क्वायर फीट का मिनिमम साइड में आप 750 रुपए से मल्टीप्लाई करिए तो 1,65,000 होता है सामान्य बाजार दर से। और 1,40,000 रुपए में यदि बनाया है ठेकेदार, वो कितना खा लेगा और दूसरों को कितना खिलाएगा। और उनकी वजह से ये महंगा और हुआ, 15-15 हज़ार रुपए अधिक महंगा हुआ। पूर्व अध्यक्ष का यह भी आरोप है कि आपने उनको अधिवक्ता संघ से निकालने के लिए षड्यंत्र रचा। बहुत ठीक है, वो तो षड्यंत्र खुद ही रचते रहे, उनके दिमाग में षड्यंत्र ही है, क्योंकि उनको ये पता होना चाहिए कि रजिस्टर्ड संस्था है। 1 रुपये आता है तो बैंक में जाता है और उसके बाद 1 रुपये निकालना होता है तो आपको कार्रवाई करनी पड़ती है, बाकायदा ट्रांजैक्शन करना पड़ता है। तो वो ट्रांजैक्शन नहीं किया, वो सारा का सारा पैसा अपने जेब में डाल दिए, जो भी आता था जेब में डाल के चले गए। कोई ऑडिट नहीं। आप यहाँ देखिए, ये है ऑडिट रिपोर्ट है, 3 साल में 6 रिपोर्टें हैं ऑडिट रिपोर्ट, हमेशा ऑडिट करा रहा हूँ। यदि किसी को हमारे ऊपर शंका, हमारे कार्यकारिणी के ऊपर शंका, अभी बैठा हूँ, अभी ये सारा हिसाब किताब 10 मिनट में निकल आएगा। 10
अब खबरें उत्तराखंड के नैनीताल से, जहां से हमारी रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया है कि कोरोना संक्रमण फिर से देश के कई राज्यों में अपने पैर पसार रहा है, जिसको देखते हुए जारी गाइडलाइन के बाद नैनीताल के जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन सतर्क हो चुके हैं। अब देश व राज्यों के विभिन्न स्थानों से आने वाले पर्यटकों की शहर के एंट्री पॉइंट्स पर थर्मल स्क्रीनिंग साथ ही रैंडम कोविड जाँच की जाएगी। अहम बात यह है कि कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद जारी गाइडलाइन के अनुसार देश के 12 राज्यों से उत्तराखंड में आने वाले पर्यटकों के लिए RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट लाना आवश्यक कर दिया गया है। वहीं सरोवर नगरी पर्यटन स्थल होने की वजह से अन्य स्थानों से आने वाले लोगों के लिए शहर में प्रवेश करने के लिए एंट्री पॉइंट पर थर्मल स्क्रीनिंग व रैंडम जांच की जा रही है। मैं कमल जोशी, तो हम लोग यहाँ पर हम PRD से हैं। PRD से हम 2 जवान यहाँ पे लगे हुए हैं। हम लोग जो है जो बाहर के कस्टमर आ रहे हैं इन लोगों से, जो इन लोगों का हम थर्मल स्क्रीनिंग कर रहे हैं, और जो जिनके इनकी गाड़ियों के वाहन संख्या और ये कौन जैसे कि यूपी, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा जो बाहर से लोग आ रहे हैं, तो इन लोगों का हम लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। और देर थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद इनकी जो ये इनकी जो आ रही है ना, ज़्यादा आ रही है इनकी जो उनकी, तो हम उनको सीधे कोरोना टेस्ट करवा रहे हैं। नैनीताल के तल्लीताल में हूँ और हम ये जानना चाहेंगे कि नैनीताल से जो बाहर से टूरिस्ट आ रहे हैं वो शासन की गाइडलाइन का पालन हो पा रहा है नहीं, ये सर से जानेंगे। सर आपके नाम? आदिल खान। आदिल खान। सर ये बताइए कि जो बाहर से टूरिस्ट आ रहे हैं वो अपनी निगेटिव रिपोर्ट लेके आ रहे हैं नहीं लेके आ रहे हैं? जी हम मैक्सिमम रिपोर्ट लेके आ रहे हैं, और जो नहीं आ रहे तो उनका यहाँ पे हम टेस्ट वेस्ट करके भेज रहे हैं, एंट्री करके। हाँ, तो सर मैक्सिमम यहाँ देखा जा रहा है कि फिर भी यहाँ कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ते जा रही है नैनीताल में। आप कह रहे हैं कि निगेटिव रिपोर्ट लेके आ रहे हैं, आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? मैम जो जिनके पॉजिटिव आ रहे हैं उनके हॉस्पिटल में टेस्ट हो रहे हैं, उसमें कुछ पॉजिटिव आए हैं और मैक्सिमम लेकिन निगेटिव ही आ रहे हैं उसमें, और जो पॉजिटिव वगैरह आए हैं वो हल्द्वानी वगैरह से निकले मैम। जी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फार्मासिस्ट वहाँ की तरफ से आए हैं, BD पांडे की तरफ से, उनका कहना है कि निगेटिव रिपोर्ट लेके आ रहे हैं टूरिस्ट। NTV न्यूज़ के लिए हिमानी रौतेला। नैनीताल आम आदमी पार्टी नगर इकाई द्वारा आज नैनीताल नगर के टांकी ब्रांड ब्रेकफास्ट टीचर से काटर बिरला, चुगी, रतन, काटेज, मांगवाली आदि क्षेत्रों का सघन भ्रमण कर आम आदमी पार्टी की नीतियों और रीतियों से आम जन को अवगत कराया गया। आम आदमी पार्टी के नैनीताल नगर अध्यक्ष साकिर अली के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के दर्जन कार्यकर्ताओं ने इन क्षेत्रों में जाकर आम जन को पार्टी व नीति रीतियों से अवगत कराते हुए उत्तराखंड में भी केजरीवाल अभियान से जुड़ने की अपील क्षेत्रीय जनता से की। आम आदमी पार्टी ने इस दौरान लोगों को पत्रक वितरित करके आम आदमी पार्टी के दिल्ली मॉडल को आम जनता के बीच रखा। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने कहा है कि 20 सालों से 2 राष्ट्रीय दलों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने देवों की देवभूमि उत्तराखंड को लूटने का ही काम किया, और जो स्वप्न उत्तराखंड की जनता ने इस राज्य के लिए देखे थे उसको चकनाचूर करने के अलावा इन दोनों राष्ट्रीय दलों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। इसीलिए आज उत्तराखंड की जनता उत्तराखंड में इन दोनों राष्ट्रीय दलों से खिन्न हो चुकी है और आज एक सशक्त विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को आशा भरी निगाहों से देख रही है, क्योंकि जो विकास का मॉडल आम आदमी पार्टी ने दिल्ली राज्य में दिखाया है उसकी हर जगह चर्चा हो रही है। इस दौरान दर्जन लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता भी ली। आज के भ्रमण कार्यक्रम में मुख्य रूप से आम आदमी पार्टी के नैनीताल नगर अध्यक्ष साकिर अली, जिला महामंत्री देवेंद्र लाल, विधानसभा महासचिव विनोद कुमार, नगर महामंत्री महेश आर्य, नगर उपाध्यक्ष हरीश बिष्ट, सुनील कुमार, उमेश तिवारी, युवा नेता मोहम्मद शान बुरहान, महिला मोर्चा अध्यक्ष विद्यादेवी, विधानसभा कोषाध्यक्ष किशन कुमार, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीकांत घिड़ियाल, नगर मंत्री विजय शाह, निम्मा भाई, अजय कुमार आदि कार्यकर्ता शामिल थे। पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत के निर्देशन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनुता पाटले के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी मझौली निरीक्षक सतीश मिश्रा के नेतृत्व में मझौली पुलिस ने युवती के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 16 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर जिला जेल सीधी दाखिल कराया है। बताया गया कि 7 अप्रैल को थाना मझौली क्षेत्र अंतर्गत एक युवती ने थाना आकर रिपोर्ट किया था कि वह प्रैक्टिकल की परीक्षा देकर जब वापस आ रही थी उसी समय उसके कॉलेज का एक ही लड़का उसे घूर रहा था। उस समय वह ऑटो में बैठकर घर आ गई। घर आने के बाद वह अपने कमरे में चली गई। उसी समय वही घूरने वाला लड़का उसके कमरे में घुस आया और बुरी नीयत से छेड़छाड़ करने लगा और बोला कि चिल्लाएगी तो जान से खत्म कर दूंगा। जिसके बाद मेरी माँ और भाई के आने पर वह भाग गया। लड़की की रिपोर्ट पे थाना मझौली में मामला कायम करते हुए आरोपी की तलाश की गई, जिसे सक्रिय मुखबिर तंत्र के चलते 16 घंटों के भीतर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।
जहां से आदेश प्राप्त होने पर जिला जेल सीधे दाखिल कराया गया है। उक्त कार्यवाही में उप निरीक्षक उर्मिला अहिरवार, महिला आरक्षक सुष्मिता पटेल तथा आरक्षक जयराम सैनी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। और अब पेश प्रादेशिक हलचल। दमोह को छोड़कर सभी शहरों में शनिवार रविवार लॉकडाउन। दमोह में विधानसभा उपचुनाव के लिए 17 अप्रैल को होगा मतदान। भोपाल के कोलार शाहपुरा में 9 दिन लॉकडाउन। 9 अप्रैल शाम 6 से 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक दोनों इलाके पूरी तरह से बंद। रीवा में एसडीओ ने बंदूक उड़ाकर बहू को बंधक बनाया। छुड़ाने आए समधी को गोली मारी। 3 घंटे बाद पुलिस ने महिला को छुड़ाया। और उज्जैन के अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म। बीजेपी मंडल अध्यक्ष की हुई मौत से गुस्साए कार्यकर्ताओं ने पुलिस से छूमा छपटी की। और अब राष्ट्रीय हलचल। मोदी की बैठक में शामिल नहीं हुई ममता बनर्जी। कोरोना की स्थिति पर पीएम की मुख्यमंत्रियों से चर्चा जारी। ममता बनर्जी का चुनाव आयोग को जवाब, चाहे 10 नोटिस दे दो, अपने बयान पर कायम हूं। यूपी के बिजनौर में पटाखा फैक्ट्री में धमाका। 5 मजदूरों की मौत, 4 की हालत गंभीर। फैक्ट्री मालिक गिरफ्तार हुआ। और बीजापुर हमले के 5 दिन बाद नक्सलियों ने कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह को रिहा किया। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉगिन करें www.ntvindianews.com। सीधी एवं विधि की प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन पे पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहे अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।